देखते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, बिजनेस हो, साइंस हो या फिर सोशल सर्विसेज का हो, कोई भी फील्ड हो, हर एक समाज में ये रहता है कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ के करेंगी क्या। लेकिन जब हमारे सामने प्राइम एग्जांपल है, अब की बार पीसीएस जो 20 नंबर का हिंदी और 20 नंबर का इंग्लिश पूछते हैं, तो 40 नंबर आपको मतलब क्वालिफाई करने के लिए 33% ही लेना होता है। उसके अलावा दो फील्ड ऐसे हैं जिसमें मौका मिला तो मैम ज़रूर काम अच्छा करेंगे मैम। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका पांडे और यूपीपीसीएस 2022 में चयनित हुए आज हमारे सामने बैठे हैं मिस्टर विकास मित्तल जी। और इनकी जो रैंक है, रैंक 16वीं इन्होंने हासिल की है। एसडीएम के पद पर इनका चयन हुआ है। तो आज हम किस तरह से ये जीवन के युद्ध क्षेत्र से लड़ कर के और इस मुकाम तक पहुँचे हैं, आज हम उनकी सारी इस बारे में बातें करेंगे, उनसे जानेंगे और आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए आइए हम इनका सबसे पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। सबसे पहले सर आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो हम सबसे पहले फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर एकेडमिक्स पर आएंगे। जी मैम। तो फैमिली के बारे में थोड़ा बताएं। फैमिली मैम पूरा भरा भरा परिवार है हमारा। पापा और 2 ब्रदर हैं, तो एक भाई दिल्ली रहते हैं मेरे ताऊजी, और हम लोग यहाँ रहते हैं जींद में। और मेरा एक भाई है छोटा, और फिर मिसिज हैं और बच्चे हैं। अच्छा, मूलतः आप निवासी कहाँ के हैं वो भी बता दीजिए। जी, मूलतः जींद हरियाणा से। अच्छा जी। तो अब उसके बाद एकेडमिक्स आपने हाई स्कूल किया, 12th किया, फिर ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट से कब किस ईयर में कंप्लीट हुआ ये? मैम हाई स्कूल ही गया था मैं, मैट्रिक किया था मैंने। रेगुलर जो मेरी एजुकेशन रही मैट्रिक तक ही रही एक किस्म से देखा जाए तो 2002 में। उसके बाद फिर मेरा डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन हुआ था हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स था मैम। उसके बाद फिर 2006 से मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ हरियाणा गवर्नमेंट में। अच्छा। और जो मेरी 12th की एजुकेशन और उसके अलावा फिर जो ग्रेजुएशन है सारा मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से किया है। अच्छा। जी। स्ट्रीम क्या थी ग्रेजुएशन में? जी, 8 सब्जेक्ट्स थे, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, फिर आपको कब लगा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए? कहाँ से मोटिवेशन मिला आपको? स्टार्टिंग में 2006 से जब मैं जॉब में आ गया था, तो उससे पहले ही जैसे मैंने फर्स्ट ईयर मेरा रेगुलर हो गया था 2005 में। तो उस दौरान ही मैंने जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स थे अपने हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, वो यही सोच के लिए थे कि आगे मुझे सिविल की प्रिपरेशन करनी है। तो उसीलिए फिर वहीं से एक किस्म से कह सकते हैं कि स्टार्ट हुआ था। लेकिन फिर बीच में मतलब परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि वो कहीं ना कहीं जो ड्रीम था वो पीछे रह गया, और फिर फाइनली वो किक हुआ 2017 से। फिर उसके बाद से मैं लगातार प्रयास कर रहा था, और फाइनली अब 2021 में भी मेरा चयन हुआ था यूपीपीसीएस में डिप्टी जेलर के पद पे, और अभी फाइनली डिप्टी कलेक्टर रैंक 16 मिला मुझे। अच्छा, तो जब स्टार्ट किया होगा आपने तो आपको कंटेंट को डेटा कलेक्शन करना पड़ा होगा, तो उसके लिए आपने कहाँ से ये स्रोत ढूंढा कि यहाँ से पढ़ेंगे, ऐसे कोचिंग करेंगे या टेस्ट ज्वाइन करेंगे या बुक्स पढ़ेंगे, वो बताइए सर। मैम चूँकि मैं जॉब कर रहा था हरियाणा गवर्नमेंट में, तो जॉब के साथ साथ ये बड़ा मुश्किल था क्योंकि बाहर जा नहीं सकते थे स्पेशल कोचिंग वगैरह के लिए। तो लेकिन हमारे यहाँ जींद में ही एक वज़ीर दलाल सर हैं, उनसे मेरा संपर्क हुआ, और उन्होंने फिर मुझे इन सर्विसेज के लिए काफ़ी गाइडेंस दिया, और जो रेलिवेंट सोर्सेज हैं और बुक्स हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। और फिर धीरे धीरे मैम जैसे जैसे तैयारी बढ़ती रही, उस तरह से फिर काफ़ी मतलब लोग जो हैं मेरे नॉन में आए, और फिर उन्होंने भी डिफरेंट टाइप्स पे उनको गाइड किया। जैसे उसमें मेनली मैं 1-2 नाम लेना चाहूँगा। जैसे आईपीएस है मेरे एक फ्रेंड विवेक चहल हैं, और एक मेरे फ्रेंड हैं परवीन जी, और एक धर्म सिंह है। तो मतलब इन बंदों ने काफ़ी मतलब हेल्प किया मैं मुझे। अच्छा सर, इस दौरान तो यूपीपीएससी डेली न्यूज़ चैनल का आपके लिए क्या मोटिवेशन रहा? किस तरह से आपके चैनल ने हमारी मदद की? मैम डेली न्यूज़ तो अब ये बताऊँ मैं आपको, चाहे वो प्री का रिज़ल्ट हो, चाहे वो मेंस का रिज़ल्ट हो, या फिर वो फाइनल रिज़ल्ट हो, तो जब तक डेली न्यूज़ का अगर कंफर्मेशन ना हो जाए तो ये रहता था कि अभी बाकी है, मतलब सस्पेंस लेकिन यहाँ से अगर न्यूज़ मिलने के बाद फिर वो लगभग क्लियर हो जाता था कि हाँ अब आ रहा है 100%। तो काफ़ी अच्छा लगता है मैम उनका, भैया का, और बढ़िया अच्छा बोलते हैं लोग जानना चाह रहे हैं कि कौन से किताबें कहाँ से शुरू करें। स्टार्ट में बिल्कुल बेस मजबूत करना हो, और 1 साल के अंदर मीन्स पहला ही प्रयास में उन्हें इंटरव्यू में बैठना हो, तो उसके लिए वो कैसे शुरुआत करें? बेसिक तो मैम सभी कहते हैं जैसे कि एनसीईआरटी ही है देखिए इस एग्ज़ाम का बेस, क्योंकि 6 से बोलते हैं कि 6 to 12 की अगर एनसीईआरटी अच्छे से कर ली जाए तो उसमें आपके लगभग सभी सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं। जैसे हिस्ट्री है,
पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इवन इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बेसिक अगर आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करें तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद स्पेसिफिक बुक्स आती हैं, जैसे हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और पॉलिटिकल साइंस की सभी को पता है मैम, लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है। उसके अलावा जियोग्राफी मैम एनसीईआरटी से ही करते हैं मोस्टली, 11वीं-12वीं की एनसीईआरटी करते हैं। और रहा फिर इकोनॉमिक्स के लिए तो मोस्टली आजकल ट्रेंड ये है कि आपको अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर तो करंट अफेयर से ज़्यादा पूछते हैं, और साइंस एंड टेक का भी एनसीईआरटी से ही रहता है मैम। उसके अलावा फिर करंट अफेयर्स है मैम जी। तो ये बेसिक्स बुक हो गई, सब्जेक्ट हो गए बेसिक प्री के पर्पस से और मेंस दोनों के पर्पस से। अब अगर बात करें करंट अफेयर की, तो या एग्ज़ाम से प्री के एग्ज़ाम से 2 महीने पहले जो हमें पढ़ाई करनी है, तो उसमें हम क्या पढ़ें? करंट अफेयर का मैम एक तो बेस्ट सोर्स जैसे न्यूज़पेपर रहता है। अगर हम न्यूज़पेपर डेली का डेली फॉलो करते हैं तो हमारा उससे अवेयर रहते हैं। दूसरा फिर मैंने जैसे घटना चक्कर की बुक्स पढ़ी हैं मैम, तो वो काफ़ी रेलिवेंट रहती हैं। तीसरा फिर जैसे विज़न आईएएस है या फिर दृष्टि की मैगजीन आती है मंथली, तो मैंने वो भी फॉलो किया है मैम। करंट अफेयर के लिए तो सबसे बेस्ट सोर्स वो है। उसके अलावा बात रही कि 2 महीने पहले से आप क्या करना चाहिए, तो 2 महीने पहले मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपने जो पहले पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए आप बार बार, ना कि मल्टीपल सोर्सेज के चक्कर में। जैसे अब हिस्ट्री की कोई अगर 4-5 बुक पढ़ रहा है तो मैं नहीं समझता कि वो एक अच्छी थिंग है, मतलब वो उससे आप कंफ्यूज ही होगे। तो एक सोर्स रखिए और उसका मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करिए। अच्छा, इस दौरान किसी कोचिंग की मदद ली आपने, ऑनलाइन या ऑफलाइन? नहीं मैम, कोचिंग का नहीं रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 2 दलाल सर हैं, उनसे गाइडेंस लिया था, उनके यहीं पे मैंने स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत। अच्छा जी। कितनी बार आपने प्री क्वालिफाई किया सर? प्री मैम 3 बार क्वालिफाई किया यूपीपीसीएस का। अच्छा जी। सीसैट के लिए क्या करा जाए? सीसेट में मैम मुझे तो खास दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उसमें सीसेट का वहाँ पे इतना अच्छा है कि 20 नंबर का हिंदी और 20 नंबर का इंग्लिश पूछते हैं, तो 40 नंबर आपको मतलब क्वालिफाई करने के लिए 33% ही लेना होता है। उसके अलावा रीजनिंग है और कम्युनिकेशन है, और मैथ में भी जनरल आप क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो फिर इजीली हो जाता है। जी। अच्छा, प्री की तैयारी करते समय कभी जैसे होता है कि महीने 2 महीने पढ़ाई करते हैं, फिर कभी 3-4 दिन हमें कहीं जाना पड़ गया, उस दौरान पढ़ाई ब्रेक हो जाती है, फिर वो ब्रेक 1 हफ्ता तक चला जाता है, तो कभी ऐसा आपके साथ हुआ, और अगर हुआ तो फिर आपने स्टार्ट कैसे किया? मैम इतना लंबा ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि अगर इतना लंबा ब्रेक हो जाता है तो फिर वो दोबारा से स्टार्ट करना काफ़ी दिक्कत हो जाती है। हार्डली 1 या 2 दिन का ब्रेक रहा मेरा, और उस दौरान भी मुझे ये रहता था कि मुझे अपना ये गैप कैसे कवर करना है भाई। जैसे अब जो इस दौरान 1 या 2 दिन में जो वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसका मैं कंपनसेशन कहाँ से करूँ, तो ये रहता था मैम। इस दौरान कभी किसी प्रकार का प्रेशर पड़ा आपके ऊपर? जी, प्रेशर तो मैम मेंटली रहता ही है। एग्ज़ाम ही इतना, मतलब ये अपने आप में ही एक किस्म से प्रेशर कुकर सिचुएशन जैसा है। मतलब आप प्री दे रहे हो, फिर मेंस दे रहे हो, फिर इंटरव्यू दे रहे हो, फिर आपको पता लगता है कि आप नहीं हो रहे, तो फिर आप दोबारा से उसी साइकिल में फिर प्री मेंस इंटरव्यू, क्योंकि आप एक भी स्टेज भी बाहर हो रहे हो तो फिर आपको सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ता है। तो मैम ऑब्वियसली एग्ज़ाम तो प्रेशर रहता ही है मैम। अच्छा, मेंस के लिए क्या गाइड करेंगे बच्चों को? मेंस के लिए मैम जो बेसिक, जैसे आपने जो जीएस का पढ़ा है, मैंने अभी जो पहले जिक्र किया, उसके अलावा मैम जो यूपीएससी के जैसे प्रीवियस ईयर जो मेंस के क्वेश्चन पेपर हैं, वो आप सोल्ड कोई बुक ले सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक। इसके अलावा यूपीपीसीएस का भी जैसे अभी जो सिलेबस चेंज हुआ था 2018 से, तो अब तक के 5 साल के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, मेरे हिसाब से ना वो बेस्ट रहता है जीएस के लिए। और अब की बार जैसे कि ऑप्शनल को रिमूव करके यूपी स्पेशल के 2 पेपर ऐड कर दिए, तो फिर उसके लिए आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा यूपी के लिए। अच्छा जी। सब लोग सजेस्ट करते हैं घटना चक्र के बारे में, तो आपने क्या उसे पढ़ा था? बहुत मैम, घटना चक्कर के बगैर मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता क्योंकि करंट अफेयर का भी उसमें एक तो अप टू डेट रहता है, दूसरा फिर जो उनका पूर्वावलोकन आता है ना, तो वो प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। जैसे घटना चक्कर का सोल्ड बुक्स मैंने मंगवाया था। अब की बार मैं अगर आपको बताऊं 2022 का जो मेंस था, उसमें मैंने सिर्फ घटना चक्कर की जो प्रीवियस ईयर सोल्ड जो मैंने बुक मंगवाई थी, उसी से मैंने मोस्टली उसको मैक्सिमम टाइम रिवाइज किया था, और उसी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अब की बार का एग्ज़ाम ऐसा था कि मुझे 8 से 10 क्वेश्चन बैक वो वैसे के वैसे मिल गए। वो मतलब पहले पूछे जा चुके थे एग्ज़ाम में, तो अब की बार फिर आयोग ने वो दोबारा से स्टेटमेंट थोड़ा सा बदल के उसको पूछा था, तो वहाँ पे बेनिफिट रहता है मैम उसका। अच्छा सर, जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, एक दिन में 2 पेपर होते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं, तो उस दौरान जैसे पूरे दिन बैठने के लिए फिर क्या प्रैक्टिस की जाए, कैसे की जाए, कितने दिन पहले से की जाए कि प्रिपेयर रहें उस दिन के लिए और लगातार पेपर देने के लिए?
मैम एक्चुअली ये गोल जो है सिविल सर्विसेज का, खास करके जो एक माइंड में ये रहता है कि हमें बनना है, तो फिर ये सिटिंग का और का मतलब सब कुछ भी नहीं याद आता और फिर मेरी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी है, स्पीड भी अच्छी है, तो मुझे एज सच ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, वहाँ किसी जैसे लोग पूछते हैं कौन से कलर की पेन यूज़ किया जाए, क्या ब्लू ब्लैक के अलावा कर सकते हैं, क्या हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसा है क्या वहाँ पर? मैंने मैम ओनली ब्लू पेन यूज़ किया था, V5 का, पायलट का जी। उसके अलावा मैंने कोई अलग से नहीं यूज़ किया मैम। जी जी, ब्लू पेन। ब्लू पेन। जी मैम। हेडिंग वगैरह डालते थे कैसे? नहीं, हेडिंग डालता था मैं, लेकिन फिर वो ब्लू पेन से ही उसको ऐसे राउंड राउंड करके और ऐसे कर देते थे, या फिर कोई डायग्राम बनाना था तो पेन से ही बनाया मैंने। पेंसिल का और अदर पेन का यूज़ नहीं किया मैम। ये तो सबसे बढ़िया बेनिफिट है कि इसमें आपके टाइम की बचत हो गई होगी, जो दूसरी पेन उठाने में समय लगता उसको आपने एक ही में कर दिया। जी, टाइम की भी बचत, और फिर मैम उस पेन से हैंडराइटिंग भी अच्छी आती है, तो काफ़ी सालों से मैं यूज़ कर रहा था, तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की कुछ लोग बताते हैं इंग्लिश मीडियम वालों का ज़्यादा चयन होता है, ऐसा है कुछ क्या? मैम अब इसमें अगर इंग्लिश मीडियम का देखिए थोड़ा सा एज रहता है, मैं कहता हूँ, क्योंकि अब आप हिंदी में कोई भी शब्द लिखते हैं तो आपको उस पर शिरोरेखा भी लगानी है, और फिर आपको शुद्धि अशुद्धि का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश में आप फ्लो में लिखते रहते हैं कंटिन्यू, तो उसमें थोड़ा सा एज, मतलब जैसे आप अब पेपर कंप्लीट करने की देखा जाए ना, तो उसमें ये रहता है। लेकिन अगर हिंदी में भी हम बेस्ट कंटेंट लिखते हैं तो हमारा सिलेक्शन होता है। अब की बार भी जो टॉपर मैम आई हैं उनका हिंदी मीडियम ही है, उन्होंने 2-3 पेपर हिंदी में लिखे, तो ऐसा कुछ बायसनेस नहीं है मेरे हिसाब से आयोग की तरफ से। अच्छा, आपका इंग्लिश मीडियम था यानी? जी, मेरा इंग्लिश मीडियम। अच्छा, फिर मेंस क्लियर किया आपने, उसके बाद फिर आ जाते हैं हम इंटरव्यू की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप गए होंगे इंटरव्यू हॉल में, बैठे होंगे, वहाँ एक क्यू लगा होगा, उसके बाद का इन्वायरमेंट लोगों के सामने थोड़ा बताएं। मैम सभी लोग, मनोस्थिति लगभग सभी की एक सी रहती है, क्योंकि कब किसका कोड आ जाए और फिर किसको वो जो उनको क्या बोलेंगे, वो बुलाने आ जाते हैं दरबान टाइप में, मतलब टोपी वोपी पहने रहते हैं, तो वो लेके जाते हैं अपने साथ, और फिर आपको रूम के बाहर बैठा दिया जाता है। फिर आपका जब ग्रीन लाइट हो जाता है तो फिर आपको अंदर प्रवेश किया जाता है। तो मैम इस तरह से रहता है कुछ। और फिर जो चेयरमैन सर हैं और 3 मेंबर्स और होते हैं, लगभग 4 का ही पैनल बनता है। मेरा 3 बार इंटरव्यू हुआ है, तो लगभग 4 का ही पैनल रहा है। तो फिर वो अपना सवाल जो आपका प्रोसेस शुरू करते हैं। मेंस की राइटिंग के लिए भी आपने किसी कोचिंग की मदद नहीं ली, ऑनलाइन या ऑफलाइन? नहीं मैम, कोई कोचिंग नहीं ली मैंने, लेकिन मैंने सेल्फ स्टडी की, और मतलब अपने जैसे क्वेश्चंस खुद उसको दिमाग में करके और फिर अपना ऐसे प्रयास लिखने का वो तो किया था, लेकिन ऐसे कोई टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन नहीं की मैम। अच्छा, तो फिर टेस्ट आप कैसे प्रैक्टिस करते थे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैम, मोस्टली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, और फिर जैसे एक कहीं ना कहीं वो दिमाग में ये रहता था, जैसे अब पिछली बार जो पूछा है तो हो सकता है उसी से थोड़ा मिलता जुलता, या फिर थोड़ा सा स्टेटमेंट बदल के वो पूछ सकते हैं, तो उस तरह से मैं रहता था। मोस्टली यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किए थे। अच्छा, मॉक इंटरव्यू के लिए आपने किसी कोचिंग की मदद ली? नहीं मैम, मेरा मॉक का भी कहीं भी नहीं रहा। एक्चुअली मेरा ये रहा कि मॉक इंटरव्यू के लिए मुझे टाइम भी नहीं मिला। 2021 में भी मेरा इंटरव्यू फर्स्ट डे को ही था जब से इंटरव्यू शुरू हुए थे, और अब की बार भी मेरा सेकेंड डे ही इंटरव्यू था, तो मॉक के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला फिर। अच्छा, तो यहाँ तक पहुँचते समय किसका सबसे सर्वाधिक योगदान रहा? मैम एक पर्टिकुलर अगर देख कह नहीं सकते, लेकिन काफ़ी लोगों की ब्लेसिंग्स थी, काफ़ी लोगों का आशीर्वाद था। इसके अलावा कहीं ना कहीं हार्ड वर्क जो मैंने थोड़ा बहुत किया, लगता है उसका भी कहीं ना कहीं पे ऑफ किया है। तो मल्टीपल मतलब बेनिफिट, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा एक आदमी का या उसमें वो था, काफ़ी मतलब दुआएं थी लोगों की। मेरा ये रहता था भी कहीं से भी कुछ ना कुछ भी सीखने को मिल जाए तो मैं सीख लेता था चाहे वो कोई भी हो। और इस दौरान जैसे एक अगर पर्टिकुलर मैं बताऊं तो इंटरव्यू के लिए खासकर मेरा गाइडेंस, जैसे विवेक चहल सर हैं, वो आईपीएस हैं अभी हिमाचल कैडर में, तो उन्होंने काफ़ी गाइडेंस किया था इंटरव्यू के लिए। मतलब आपको कैसे वहाँ पे पेश आना है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप कैसे उसको रिफ्यूज़ कर सकते हो। काफ़ी मतलब अच्छा उन्होंने अपना ड्यूटी के साथ साथ भी मतलब मेरे से आधा 1-1 घंटा बात करके और काफ़ी अच्छे से गाइड किया मैम। आपका आदर्श कौन रहा है, रोल मॉडल किसे मानते हैं? रोल मॉडल मैम मेरे फादर ही हैं, उनसे ही प्रेरणा मिलती है। और बाकी जो भी देखते थे यूपीएससी में और फिर यूपीपीसीएस में जो टॉपर हर साल देखते थे, या फिर इवन जो हमारे एचसीएस होता है हरियाणा में, तो वहाँ के भी टॉपर्स को देखते थे, तो ये रहता था मन में कभी ना कभी हम भी मतलब इस मुकाम पे पहुँचेंगे। तो कहीं ना कहीं यही था मैम मोटिवेशन। आपने कहा कि पिताजी का योगदान है और वो आपके रोल मॉडल हैं, तो कुछ 2-3 अच्छाइयाँ वो बताइए लोगों को कि वो क्या है जो आपको प्रेरणा देती है।
मैम सब कुछ ही है मैम। अब उन्हीं से मतलब जीवन की शुरुआत हुई है और हमेशा मेरे साथ भी रहे हैं। मेरा जब भी इंटरव्यू हुआ है जैसे 3 बार, तो मेरे साथ में ही जाते हैं वो इंटरव्यू के लिए जी। और अभी जैसे 27 को घटना चक्कर का एक कार्यक्रम, तो उसमें भी हम लोग साथ में ही जा रहे हैं। अच्छा, कभी आपको मौका दिया जाए कि किसी एक व्यक्ति से मिलना है तो किसे मिलना चाहेंगे और क्यों मिलना चाहेंगे? किसी भी पूरा जी मैम, प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो और हैं मोदी क्यों? जी। मैम मुझे ये लगता है कि वो मतलब जो काम कर रहे हैं ना, वो वाकई में मतलब बेस्ट कर रहे हैं। और मेरी इच्छा है मतलब उनके साथ अगर मिलना का मौका मिले तो मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा मैम। अच्छा, अगर बात की जाए वुमेन एम्पावरमेंट की और कोई प्रोजेक्ट आपको दिया जाए, तो आप उस प्रोजेक्ट पर कोई 2-3 चीज़ अगर सुधार करनी हो तो वो किस चीज़ को सबसे पहले आप प्रायोरिटी देंगे? कोई 2 चीज़ बताएं। मैम वीमेन हेल्थ एंड वीमेन एजुकेशन, मुझे लगता है कि दोनों फील्ड में अगर सुधार किया जाए तो वीमेन मैन से किसी भी मुकाबले में कम नहीं है। क्योंकि अगर हेल्थ में देखा जाए तो जैसे जो माल न्यूट्रिशन है या फिर एनीमिया की जो शिकायत रहती है, खास करके जो ग्रामीण इलाकों में, तो उसकी वजह से फिर कहीं ना कहीं मैम जो हमारी बच्चियां हैं वो आगे नहीं बढ़ पाती। दूसरा फिर एजुकेशन के मामले में आज भी मतलब समाज में ये रहता है कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ के करेंगी क्या, लेकिन जब हमारे सामने प्राइम एग्जांपल है, अब की बार पीसीएस जो 2022 का रिजल्ट आया है उसमें मैम टॉप 10 में 8 हमारी गर्ल्स है। तो मतलब प्राइम एग्जांपल है कि अगर मौका मिले तो हमारी लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। और वो भी ऐसे समय में जब लड़कियों को बाहर भेजा नहीं जाता, जैसे वो इलाहाबाद जाकर तैयारी नहीं कर सकती या दिल्ली जाकर तैयारी नहीं कर सकती, ऐसे में ऐसा हुआ। तो आप हमें ये बताइए, जो पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं, लड़कों को भेज रहे हैं, वो जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपने मन मुताबिक पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं पर लड़कियों को घर में रह करके सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो ऐसे में पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे या उन लड़कियों से क्या कहना चाहेंगे जो ऐसा फेस कर रही हैं? मैम पेरेंट्स को यही सलाह है कि अपना पैट्रियार्कल माइंडसेट छोड़ के और फिर हमें मोटिवेट करना पड़ेगा। अब मैं कह सकता हूँ, मेरे जैसे खुद 2 बिटियां हैं हमारे घर में तो मेरा ये रहता है कि इनको हमारे लड़कों से किसी भी तरह से कम ना आका जाए। जो फैसिलिटीज़ उनको हम दे रहे हैं तो उनको भी सेम फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। और तो यही रहेगा भाई, आप मौका तो दीजिए कम से कम, फिर वो आप देखिए कि वंडर्स कर सकती हैं लाइफ में। अच्छा, एक चीज़ देखी गई है, लगभग मैक्सिमम जो है समाज है हमारा, अगर एक लड़की है वो घर की बड़ी है, नौकरी कर रही है, पैसे हैं उसके पास, लेकिन सारे डिसीजन क्या होता है घर के पुरुष ही लेते हैं क्योंकि पुरुष प्रधान देश है। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कोई छोटा भाई है तो वो भी डिसीजन ले सकता है, बट वो बड़ी बहन नहीं ले सकती, या पिता हैं या पति हैं, किसी भी रूप में आप लीजिए, तो पुरुष प्रधान की वजह से पुरुष ही डिसीजन लेते हैं। कुछ कहना इस बारे में? जी, आज भी समाज की सोच ऐसी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि सोच में बदलाव लाना ज़रूरी है। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, हम अपने डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, बिजनेस हो, साइंस हो या फिर सोशल सर्विसेज का हो, कोई भी फील्ड हो, हर एक फील्ड में महिला ने आगे बढ़कर अग्रणी रूप से अपना नाम कमाया। और मुझे लगता है कि मौका सभी को बराबरी का मिलना चाहिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं छोटे बच्चों की। जैसे आपने देखा होगा स्टेशन पर छोटे बच्चे घूम रहे हैं, क्या कभी इन लोगों के लिए भी कुछ किया जा सकता है कि उनका एजुकेशन हो सके, वो इस तरह से अपने खान पान की भी देखभाल कर सके? खाना नहीं उनको ढंग से मिलता है, तो जो स्टेशन हो गया या कहीं किसी यूनिवर्सिटी के सामने मिल जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? मैम वैसे तो ऑलरेडी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है या फिर मिड डे मील का जो कंसेप्ट है अभी चल रहा है। बात सिर्फ ये है कि उन बच्चों के पेरेंट्स को मोटिवेट करना है। दूसरा फिर बच्चों को अगर थोड़ा सा अच्छा गाइडेंस और पेरेंट्स को भी मिल जाए तो फिर एवरी चाइल्ड इज़ इक्वल और हर एक वंडर कर सकते हैं। मैम अगर आपके पास खूब पैसे हों तो आप एक वो चीज़ बताइए जो करना चाहेंगे, वो भी निःशुल्क। हेल्थ सेक्टर में मैम मुझे लगता है कि काम किया जा सकता है। जैसे निःशुल्क अगर मेरे पास पैसा है तो मैं चाहूँगा कि एक हॉस्पिटल या फिर मल्टीपल हॉस्पिटल्स में बनाऊँ, जिससे कि जो गरीब आदमी है मैम उसको एटलीस्ट एक जो अपना प्रॉपर हेल्थ का उसको वो मिल सके मैम। तो हेल्थ, मुझे लगता है कि हेल्थ एंड एजुकेशन 2 फील्ड ऐसे हैं जिसमें मौका मिला तो मैम ज़रूर काम अच्छा करेंगे मैम। अच्छा सर, तो और अपनी हॉबीज़ के बारे में बता दीजिए। हॉबीज़ मैम अभी खैर पिछले 3-4 साल से तो पढ़ाई की हॉबी चल रही थी बाकी जब भी टाइम लगता है मुझे तो मुझे अच्छा लगता है जैसे यूपीएससी और पीसीएस के जो टॉपर्स का इंटरव्यू सुनना, खासकर जो शुक्ला जी के अभी चल ही रहा है इंटरव्यू, तो देखता रहता हूँ मैं। इवन आई एम सेलेक्टेड, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब भी वो दिखाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है उस पर इंटरव्यूज़ वगैरह देखना, काफ़ी मोटिवेटिंग लगता है मैम।
अब जैसे कभी निराश हुए, हताश हुए, काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो उस समय आप क्या कर रहे हो, क्या करते हैं कि मोटिवेशन मिल जाए और फिर से वो एनर्जी आ जाए कि हम फिर से रीगेन्स कर सकें अपनी पढ़ाई को? ब्रेक लेता हूँ मैम। ब्रेक जैसे 2 4 5 घंटे का ब्रेक ले लिया, या फिर मान लीजिए पूरा दिन का ही ब्रेक ले लिया और फिर कोई मूवी वगैरह देख लिया हो जिससे माइंड डाइवर्ट हो जाए। लेकिन फिर नेक्स्ट डे फिर वो दिमाग में रहता है कि पढ़ना है तो चलो फिर बैठते हैं। अच्छा, पढ़ाई के दौरान ऐसा भी कोई मिला, जैसे कुछ पेरेंट्स हमारे तो हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो आपको गुमराह करते रहते हैं, तो कुछ कोई ऐसा मिला आपको? मैम ऐसे हर तरह के मिलते हैं लोग तो, लेकिन फिर हमारा मतलब अगर गोल डिस्टिंक्ट है और गोल साफ क्लियर है तो फिर हमें फिर मैटर नहीं करती चीज़ें। मतलब हमें पता है कि हमें क्या अचीव करना है लाइफ में, तो फिर वो दिखता रहता है हर टाइम। जी। तो देखिए, आपने सर ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई, तो ये हमने सारा इनका सफ़र जान लिया, कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे पढ़ाई की, जॉब के साथ साथ इन्होंने यूपीएससी की तैयारी भी की और चयनित हुए बढ़िया एसडीएम की पोस्ट पर। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और हम इनको अपने चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भविष्य उज्जवल रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। और खूब आप देश सेवा करें, बढ़िया काम करें अपने फील्ड में, बहुत लोगों के लिए समाज सेवा के तौर पे बहुत अच्छा अच्छा काम करें, ऐसी हमारी इच्छा है। थैंक यू मैम, थैंक यू।